Disclaimer: Everything you will see in this video is for informational purposes which is taken from any book, news article, or any documentary which is already available for public. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन। क्राइम स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में प्रतिदिन अनगिनत क्राइम की वारदातें होती रहती है, पर कुछ केस ऐसे होते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर एक इंसान अपने गुस्से और वासना की आग में कितना गिर सकता है। जब इंसान वासना की चाहत में डूब जाता है तब वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। उसकी यही चाहत उससे किस कदर बड़े से बड़े जुर्म करवा सकती है, ये देखकर दिल दहल जाता है। ये कहानी जीजा और साली के एक ऐसे रिश्ते की है जिसने इस रिश्ते को नापाक कर दिया था और इस रिश्ते का अंत बेहद दिल दहला देने वाला था। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी और संतरे का शहर नाम से मशहूर नागपुर से। नागपुर में आलोक मातुरकर नाम का एक कपड़ा व्यापारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में आलोक के अलावा बीवी विजया थी, बेटी परी जो 14 साल की थी, छोटा बेटा साहिल जो 11 साल का था। एक छोटा और सुखी परिवार था। आलोक के पिता का नाम उपेंद्र मातुरकर था, जिनका कपड़े सिलाई का कारोबार था। बचपन में आलोक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए वो बचपन से ही अपने पुश्तैनी काम में लग गया था। समय के साथ उसे कपड़े के बारे में अच्छी जानकारी होने लगी थी। बाद में उसने पांचपावली इलाके में अपनी अच्छी खासी गारमेंट की दुकान भी खोल ली। दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। वो ये कि आलोक एक रंगीन किस्म का इंसान था। दुकान पर आने वाली लड़कियों या जवान औरतों पर उसकी हमेशा वासना से भरी नजर रहती थी। उनके साथ फ्लर्ट करना उसको पसंद था। उसका काम ही ऐसा था कि उसका औरतों से सीधा संबंध आता था। आलोक की दुकान से कुछ ही दूरी पर उसका ससुराल भी था। उसके ससुर का नाम था देवीदास बोबडे। देवीदास जी एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। बोबडे परिवार में देवीदास जी के अलावा पत्नी लक्ष्मीबाई और बेटी अमीषा बोबडे रहा करती थी। विजया और आलोक का प्रेम विवाह हुआ था। विजया शादी से पहले अक्सर आलोक के दुकान पर जाया करती थी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। विजया और छोटी बहन अमीषा में लगभग 10 साल का अंतर था। आलोक और विजया की शादी के समय अमीषा सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन अब अमीषा लगभग 22 साल की हो चुकी थी। अमीषा सिर्फ 12वीं तक पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो एक खुले विचारों वाली लड़की थी। अब अमीषा भी कभी कभी अपने बहन और जीजा के दुकान पर जाकर दुकान काम में उनकी मदद करती थी। अमीषा एक खुले स्वभाव की लड़की थी और आने वाले ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जिससे उसकी वजह से दुकान में अच्छी खासी सेल हो जाती थी। अब अमीषा का रोज दुकान पर आना जाना होने लगा, जिसके कारण उसकी आलोक से रोज मुलाकात होने लगी थी। समय के साथ आलोक अमीषा की तरफ आकर्षित होने लगा था। उसको देखकर आलोक का मन मचल जाता था। वो मन ही मन अमीषा को चाहने लगा था, इसीलिए वो अक्सर अमीषा से मिलने के बहाने बनाता था। अमीषा जब भी आलोक की दुकान पर आती तब वो सब काम छोड़कर सिर्फ अमीषा की खातिरदारी करने लग जाता था। यहाँ तक कि दुकान में अमीषा के साथ इनर गारमेंट भी वो सेल्स गर्ल की बजाय खुद ही दिखाने की कोशिश करता था। अमीषा भी जवान थी, इसलिए उसको भी आलोक का बर्ताव खटकता नहीं था। एक दिन आलोक के दुकान की छुट्टी का दिन था, तो वो ऐसे ही टहलते हुए अपने ससुराल चला जाता है और इत्तेफाक से अमीषा घर पर अकेली होती है। आलोक को अचानक देखकर अमीषा थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन वो अक्सर आता जाता था, इसलिए ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। आलोक ने अमीषा से पानी मांगा। अमीषा पानी लाने किचन में जाती है, तब आलोक उसके पीछे ही चला आता है। अमीषा कुछ समझ पाती उससे पहले आलोक उसे पीछे से दबोच लेता है। अमीषा थोड़ी हैरान रह जाती है और अपने आप को जैसे तैसे करके छुड़ा लेती है, लेकिन अमीषा ने भी पहली बार किसी मर्द का स्पर्श महसूस किया था, इसलिए उसके मन में भी आलोक के लिए भावना जगने लगी। समय के साथ अमीषा भी आलोक को पसंद करने लगी थी। आलोक भी ये बात जान चुका था और इसी वजह से वो भी अपनी हसरत पूरी करने के लिए मौका ढूंढ रहा था। एक बार उसे वो मौका मिल जाता है। एक दिन अमीषा के माता पिता को दोपहर में किसी की शादी में जाना होता है, जिसके कारण वो दुकान पर नहीं आती है। आलोक इस बात का फायदा उठाकर सीधा अपने ससुराल चला जाता है। अमीषा दरवाजा खोलती है तो भरी दोपहर के समय में सामने आलोक को देखकर चौंक जाती है कि तभी आलोक कहता है कि आज तुम आई नहीं, इसीलिए मैं ही चला आया। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है, फिर आलोक अमीषा के करीब जाता है और उसे प्यार से अपनी तरफ खींच लेता है। अमीषा अब आलोक के इरादे समझ चुकी थी और वो भी एक बार संबंध बनाना चाहती थी, इसलिए वो पूरी तरह से बेकाबू होकर आलोक के साथ घुल जाती है। अब इन दोनों का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी मौका मिलता ये दोनों संबंध बना लेते थे। अमीषा और आलोक एक दूसरे के लिए पागल हो चुके थे। आलोक ने ना अपने बीवी और दोनों बच्चों के बारे में सोचा, ना अमीषा ने अपने माता पिता और बहन के संसार के बारे में।
जब इस बात का पता विजया को लगता है तब वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो आलोक और अमीषा को बहुत समझाती है पर समय के साथ दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। बाद में अमीषा के माता पिता भी उन दोनों को समझाते हैं मगर वो दोनों किसी की भी नहीं सुनते। फिर अमीषा के माता पिता अमीषा को वहां से दूर किसी रिश्तेदार के पास भेज देते हैं। जैसे ही आलोक को इस बारे में पता चलता है वो गुस्से में पागल हो जाता है। उस दौरान कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा था जिसके कारण आलोक का दुकान का कामकाज बंद था और जो भी था उसमें भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। आलोक अमीषा के लिए इस कदर पागल हो गया था कि अब वो अमीषा की जासूसी करने लगा था। अमीषा किससे मिलती है, उसके कितने दोस्त हैं, उनमें से वो कितनों से फोन पर बात करती है, उस पर नजर रखने लगा। अमीषा को उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता जिसके कारण दोनों में काफी बहस होने लगी। बाद में दोनों में गाली गलौज के साथ साथ मारपीट भी होने लगी थी। आलोक पूरी तरह से अमीषा पर हक जताना चाहता था जो अमीषा को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसी बात से तंग आकर एक दिन वो आलोक की कंप्लेंट पुलिस के पास कर देती है जिसके बाद आलोक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और इस दौरान आलोक अमीषा को लगातार फोन और मैसेज करे जा रहा था पर अमीषा ने आलोक का नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ था। आलोक का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था और अब आलोक अमीषा से बदला लेने की साजिश करने लगा जिसके लिए उसने एक नए चाकू का सेट मंगवाया। 20 जून 2021 रविवार का दिन था। अमीषा अपने दोस्तों के साथ बाहर शॉपिंग के लिए गई थी और शाम को एक शादी में भी जाने की जल्दी में भी थी। इधर आलोक ने घर पर चिकन का प्रोग्राम बनाया था और इसके लिए उसने बहुत ही प्यार से अपनी सास को भी बुलाया था। अमीषा लगभग 9 बजे घर पहुंचती है जिसके बाद अमीषा की मां आलोक के घर जाने के लिए निकलती है। वो लगभग 10 बजे आलोक के घर पहुंचती है जिसके बाद लगभग 11 बजे आलोक चुपके से एक चाकू अपने साथ लेकर अमीषा के घर पहुंचता है। आलोक को देखकर अमीषा थोड़ा गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लेती है। आलोक उससे बहुत ही प्यार से माफी मांगकर अंदर आ जाता है। आलोक उससे बहुत प्यार से पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों की, तो उस पर अमीषा कहती है कि मैं अपने मर्जी की मालकिन हूँ, मैं किसी से बात करूँ या ना करूँ ये मेरी मर्जी है। तुम्हें मेरी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है और अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं फिर से तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। अमीषा के उस एक जवाब से आलोक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीधा अमीषा का गला दबा लेता है। अमीषा बहुत कोशिश कर रही थी पर आलोक उसे कोई मौका नहीं दे रहा था। आलोक फिर अपना चाकू निकालकर अमीषा के गर्दन पर चला देता है जिसके कारण अमीषा खून में लथपथ हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद अमीषा की मां आ जाती है मगर इससे पहले वो कुछ समझ पाती आलोक पीछे से आकर उनका गला काटकर उन्हें भी मार देता है। आलोक अब अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। वो पहले दोनों की लाश को उठाकर अंदर बेडरूम में बेड पर रखवा कर ऊपर से चद्दर डाल देता है और बाद में फर्श पर गिरा हुआ सारा खून साफ करके खुद भी बाथरूम में जाकर अच्छे से हाथ धोकर सीधा घर चला जाता है। उस वक्त रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। घर पहुंचने के बाद विजया आलोक की हालत देखकर समझ जाती है कि आलोक जरूर कोई मोटा कांड करके आया है। विजया और आलोक के बीच मोटी बहस शुरू हो जाती है जिसके बाद गुस्से में पागल आलोक विजया को मारना शुरू कर देता है। उनकी आवाज से बेटी परी की नींद खुल जाती है और वो अपने पापा को रोकने की कोशिश करती है पर आलोक परी को धक्का देकर उसको बाजू में धकेल देता है। फिर आलोक अपने जेब से चाकू निकालकर विजया की गर्दन काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में आलोक परी के हाथ पांव बांध देता है और एक लोहे की चीज उसके सर में मारकर उसकी भी हत्या कर देता है। फिर वो बेडरूम में जाता है और बेड पर सो रहे अपने 11 साल के साहिल का मुंह तकिए से दबाता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी भी मौत ना हो जाए। अपने ही परिवार के पूरे 5 लोगों को इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतारने के बाद आलोक अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसके लिए सही गलत कुछ भी मायने नहीं रख रहा था। वो पूरी रात बस इधर उधर घूमे जा रहा था। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने क्या कांड कर दिया है। फिर आखिरकार सोमवार सुबह लगभग 5 बजे उसने भी पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह लगभग 7 बजे देवीदास जी नाइट शिफ्ट ड्यूटी पूरी करके घर आते हैं पर दरवाजा अंदर से खुला हुआ था और घर में देखते हैं कि उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई और बेटी अमीषा दोनों बेड पर सो रही है। तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और फ्रेश होकर बेटी विजया के घर पहुंचते हैं। घर पर वो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है, इसलिए वो दरवाजा खटखटाना शुरू करते हैं पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। बाद में पड़ोस के लोग आकर देखते हैं पर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक शख्स पीछे की विंडो से देखता है कि साहिल अंदर बेड पर विचित्र हालत में लेटा हुआ है। उन्हें कुछ अनहोनी घटना घटने का अंदेशा होता है तो वो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और अंदर से कोई जवाब ना मिलने पर दरवाजा तोड़ देती है। पुलिस जैसे ही अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखकर उनकी भी रूह कांप जाती है।
उनके सामने कुल 4 लाशें थी। 2 खून में लथपथ जमीन में पड़ी थी, एक पंखे से लटक रही थी और एक बेडरूम में बेड पर पड़ी हुई थी। पुलिस उस घर को फौरन सील कर देती है और तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को इस घटना की खबर दे देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां सीनियर ऑफिसर और फॉरेंसिक टीम आ जाती है और सभी लाशों को बरामद कर लेती है। इसी दौरान पुलिस को बोबडे परिवार में भी 2 लाश मिलने की खबर मिलती है। उन दोनों लाशों को तलाशने के बाद उन्हें अमीषा का फोन मिलता है और उसमें आलोक और अमीषा के बीच हुई सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। उसको अच्छे से सुनने के बाद पुलिस को ये सारी घटना समझ में आ जाती है। फॉरेंसिक टीम जब चाकू पर लगे फिंगरप्रिंट की जांच करती है तब उसमें ये साफ हो जाता है कि ये सब किया कराया आलोक का ही है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। ना मारने वाला इस दुनिया में था, ना मरने वाला। देवीदास जी की किस्मत अच्छी थी कि वो उस वक्त घर पर नहीं थे, वरना शायद वो भी जिंदा नहीं बचते। लेकिन वो अब उस किस्मत का भी क्या ही कर लेते जिसने अपने पूरे परिवार को एक झटके में खो दिया हो। उसके दुख का तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंसान को एक घर बसाने में, उसे थोड़ा संवारने में सारी जिंदगी निकल जाती है और सिर्फ एक बुरी सोच, एक विपरीत मानसिकता एक पल में ही सब बिखेर देती है। ये देखकर सच में दिल दहल जाता है। तो ये थी मातुरकर बोबडे सीरियल मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं रोशन आपसे मिलूंगा फिर ऐसी ही किसी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।